हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, जो प्रोबेबिलिटी टॉपिक है, उसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ। कॉम्प्रोमाइज़ एंड अरेंजमेंट, ये टॉपिक बेसिकली सीए फाइनल के लिए भी रेलिवेंट है, सीएस एग्जीक्यूटिव एंड सीएस प्रोफेशनल। सीएस प्रोफेशनल में तो इसका कवरेज बहुत डिटेल है। ये पूरा एक सब्जेक्ट है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के बारे में। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग सेक्शन 230 टू 240 तक प्रोविजन दिए गए विथ रिस्पेक्ट टू कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के बारे में। सबसे पहला बेसिक सेक्शन जो सबसे आईएमपी सेक्शन है, सेक्शन 230 कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। द एक्ट डज नॉट डिफाइन द वर्ड कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। कॉम्प्रोमाइज की बेसिक मीनिंग है टू सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय मेकिंग एन ए म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज। अगर दो पार्टी म्यूचुअल एग्रीमेंट करके अगर उस डिस्प्यूट को अगर सेटल कर रही है, कोई कंट्रोवर्सी है किसी मैटर में, उसको सेटल कर रही है, दैट्स ए कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज। इफ देर इज नो डिस्प्यूट देर इज नो कॉम्प्रोमाइज। तो डिस्प्यूट का होना जरूरी है, तभी कॉम्प्रोमाइज होगा। और अरेंजमेंट इज वेरी वाइडर मीनिंग। इट इंक्लूड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ शेयर कैपिटल, इट इंक्लूड द कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग, it include the consolidation of share into the larger denomination or subdivision of share into the smaller denomination, and it also include amalgamation, merger, demerger. These all are the cover under the arrangement. जब भी कंपनी अगर कोई भी कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट करना चाहती है तो या तो कंपनी या क्रेडिटर या फिर मेंबर या फिर लिक्विडेटर एप्लीकेशन देंगे ट्रिब्यूनल को इन प्रेस्क्राइब फॉर्म एनसीएलटी 1 में, टुगेदर विथ नोटिस ऑफ एडमिशन। मतलब रिलीफ क्या लेना चाहते हैं एनसीएलटी 2 में, और उसके साथ फुल फैक्ट डिस्क्लोज करेंगे एप्लीकेशन के साथ, लाइक लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन, लेटेस्ट ऑडिटर रिपोर्ट और पेंडेंसी ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन। अगर कंपनी के अगेंस्ट में कोई इन्वेस्टिगेशन या प्रोसीडिंग पेंडिंग चल रही है तो ये फैक्ट ट्रिब्यूनल को डिस्क्लोज किया जाएगा। और अगर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अगर कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग के लिए हो रहा है तो कम से कम 75% वैल्यू ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर की कंसेंट होनी चाहिए, कंसेंट रिक्वायर। तो if the compromise arrangement has been made for the corporate debt restructuring, then at least 75% value of secured creditor consent is also required. एंड ट्रिब्यूनल को कुछ फैक्ट डिस्क्लोज करने हैं सीडीआर के बारे में, लाइक एक क्रेडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट देना है जिसमें सिक्योर्ड क्रेडिटर एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएंगे कि इस कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट से हम कोई फ्रॉडुलेंट पर्पज के लिए नहीं कर रहे हैं। ये क्रेडिटर लोग एक स्टेटमेंट देंगे, सिक्योर्ड क्रेडिटर। वैल्यूशन रिपोर्ट हो गई, अगर वैल्यूशन हुई है शेयर्स की तो उसकी वैल्यूशन रिपोर्ट दी जाएगी। तो ये सभी ट्रिब्यूनल को डिस्क्लोज करने हैं। ट्रिब्यूनल अगर एप्लीकेशन एडमिट कर लेती है, ट्रिब्यूनल इफ एडमिट देन ट्रिब्यूनल शैल गिव डायरेक्शन टू द कंपनी टू होल्ड द मीटिंग ऑफ द मेंबर क्रेडिटर एज द केस मे बी, बट ट्रिब्यूनल मे वेव द होल्डिंग द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर इफ द 90% value of the creditor through affidavit confirm the assent of the such scheme। मतलब अगर 90% वैल्यू ऑफ क्रेडिटर अगर कंफर्मेशन दे देते हैं कि उन्हें इस स्कीम से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो इस केस में क्रेडिटर में डिस्पेंस द ट्रिब्यूनल में डिस्पेंस द कॉलिंग ऑफ द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर। क्रेडिटर की मीटिंग से डिस्पेंस कर सकती है, बट मेंबर की मीटिंग से कभी भी डिस्पेंस नहीं कर सकती। उसके बाद कंपनी मीटिंग कॉल करने के लिए नोटिस देगी हर मेंबर को, हर क्रेडिटर को, डिबेंचर होल्डर को एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर द मीटिंग इंडिविजुअली बाय पोस्ट, हैंड डिलीवरी या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड। प्लस नोटिस शैल बी एडवर्टाइज इन द 2 न्यूज़पेपर, वन इन द इंग्लिश लैंग्वेज और सेकेंड इज द लोकल लैंग्वेज। एंड प्लस नोटिस शैल आल्सो बी प्लेस इन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी इफ एनी। प्लस लिस्टेड कंपनी केस में स्टॉक एक्सचेंज सेबी को इन्फॉर्म नोटिस दी जाएगी, जिससे कि वो इस नोटिस को अपनी वेबसाइट में प्लेस कर सके पब्लिक के लिए।
नोटिस के साथ कुछ डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। नोटिस सेल कंपेन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन लाइक ए ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट द स्कीम ऑफ द कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के बारे में, ए स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग द इफेक्ट ऑफ सच कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट ऑन द डायरेक्टर, केएमपी, प्रमोटर, शेयर होल्डर, इन सभी पर, क्रेडिटर पर क्या इफेक्ट हो रहा है, प्लस वैल्यूशन रिपोर्ट और ये सप्ली वैल्यूशन रिपोर्ट, ये सभी चीज़ें आपको नोटिस के साथ अकम्पेन करनी है। उसके बाद नोटिस की कॉपी स्टेचूटरी अथॉरिटीज़ को भी दी जाएगी, रेगुलेटरी बॉडी लाइक सेबी, आरओसी, रीजनल डायरेक्टर हो गया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, इनकम टैक्स अथॉरिटी होगा, इन सभी को दी जाएगी और इनको राइट रहेगा 30 दिन के अंदर अपना रिप्रेजेंटेशन देने का। अगर उन्होंने 30 दिन के अंदर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया तो इट शैल प्रिज्यूम दैट सच अथॉरिटी शैल हैव नो ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द सच स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। एंड प्लस उस स्कीम के अगेंस्ट में कुछ 10% वैल्यू ऑफ जो मेंबर हैं वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, या 5% वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स कैन रेज द ऑब्जेक्शन बिफोर द ट्रिब्यूनल अगेंस्ट द सच स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। नाउ द मीटिंग शैल बी हेल्ड एज पर डायरेक्शन ऑफ द ट्रिब्यूनल and in the meeting majority in number representing 3/4 in value अगर of the member present and voted और creditor present and voted अगर एग्री हो जाते हैं, इतने मिनिमम लोग फेवर में वोट देते हैं, ट्रिब्यूनल अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो ट्रिब्यूनल शैल सैंक्शन द स्कीम ऑफ द कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। यहाँ पर अपने को याद रखिएगा मेजोरिटी नंबर 3/4 इन वैल्यू ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटेड देखना है। मतलब अगर कंपनी में सपोज 100 मेंबर है और टोटल कैपिटल 20 लाख है, नोटिस दी गई, उस मीटिंग में 80 मेंबर प्रेजेंट होते हैं, उनके पास 15 लाख के शेयर हैं, वोटिंग होती है, 40 मेंबर फेवर में वोट देते हैं जिनके पास 10 लाख के शेयर हैं, 30 मेंबर अगेंस्ट में वोट देते हैं जिसके पास 4 लाख के शेयर हैं, और 10 मेंबर साइलेंट रहते हैं, वोट नहीं देते हैं, जिनके पास 1 लाख के शेयर हैं। तो रिकंसाइल हो रहा है, 80 मेंबर प्रेजेंट थे जिसमें 40 ने फेवर में वोट दिया, 30 ने अगेंस्ट में और 10 ने साइलेंट थे, और टोटल कैपिटल 15 लाख रुपए टैली हो रही है। तो आपको कैलकुलेशन जो मेजोरिटी नंबर 3/4 इन वैल्यू करना है वो करना है, दैट मीन्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटेड, इतने मेंबर जो प्रेजेंट थे 80 थे और इसमें वोट कितने लोगों ने दिया, 40 और 30 ने, तो 70 से मेजोरिटी निकालनी है। 70 का मेजोरिटी होगा 36, और उनके पास कितने के शेयर होने चाहिए, 70 के पास 14 लाख के शेयर है, इसका 3/4 14 लाख का 3/4 10,50,000। इसका मतलब कम से कम इतने मेंबर होने चाहिए जो 36 नंबर हो और उनके पास 10,50,000 के शेयर हो, जबकि इस क्वेश्चन में केवल 40 मेंबर थे। ये तो नंबर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, लेकिन उनके पास नंबर ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ शेयर 10 लाख के हैं, नंबर ऑफ शेयर 10 लाख के हैं, देयरफॉर जबकि मिनिमम होना चाहिए 10,50,000। इसका मतलब ये स्कीम रिक्विजिस मेजोरिटी ने अप्रूव नहीं की है। सच स्कीम हैज नॉट बीन approved by requisite majority, नहीं अप्रूव हुई है, ट्रिब्यूनल इस स्कीम को सैंक्शन नहीं करेगी। तो अगर अपने को देखना क्या है, याद रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटेड, उसमें से निकालना है मेजोरिटी और उसकी 3/4 इन वैल्यू निकालनी। अपने को टोटल कितने मेंबर थे उससे मतलब नहीं है, कितने मेंबर मीटिंग में आए उससे मतलब नहीं है, अपने को मतलब है कितने मेंबर मीटिंग में आए और उन्होंने वोटिंग राइट एक्सरसाइज किया, उसका मेजोरिटी नंबर 3/4 इन वैल्यू निकालना है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है और ट्रिब्यूनल भी सेटिस्फाई हो जाती है तो ट्रिब्यूनल सैंक्शन कर देगी, इस स्कीम को अप्रूव कर देगी, एंड सच स्कीम शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द मेंबर, क्रेडिटर, कंपनी, सभी पर बाइंडिंग हो जाएगी। स्कीम के अप्रूवल की एक कॉपी, ऑर्डर की कॉपी, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की कॉपी आरओसी को फाइल की जाएगी, कंपनी फाइल करेगी विद इन 30 डेज के अंदर। फर्दर ट्रिब्यूनल जब ऑर्डर पास करेगी तो ऑर्डर में ये सब मैटर इंक्लूड करेगी। अगर कन्वर्जन हो रहा है प्रेफरेंस शेयर का
इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्योंकि उनको कंपनी पैसा नहीं दे पा रही थी तो कंपनी ने बोला भैया हम आपको इक्विटी शेयर दे रहे हैं। तो अगर कन्वर्जन हो रहा है प्रेफरेंस शेयर का इक्विटी शेयर में, तो अगर उनका डिविडेंड एरियर भी था, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पुराना डिविडेंड का पैसा लेना बाकी था कंपनी से, तो उनको ऑप्शन दिया जाएगा। ट्रिब्यूनल ऑर्डर में ऑप्शन देगी कि डिविडेंड के बदले में या तो कैश ले ले या फिर इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ले ले। यानी कंपनी उन्हें या तो इक्विटी शेयर दे देगी या फिर कैश पेमेंट कर देगी डिविडेंड के बदले में। ये ऑप्शन दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। सेकेंड, प्रोटेक्शन ऑफ अदर क्लास ऑफ क्रेडिटर। अगर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट किसी एक क्लास ऑफ क्रेडिटर के साथ हो रहा है तो ट्रिब्यूनल ये भी देखेगी कि अदर क्लास ऑफ क्रेडिटर का नुकसान ना हो, उनके प्रोटेक्शन को भी देखेगी। थर्ड, अगर उस कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट से मेंबरशिप राइट वेरिएशन हो रहा है तो सेक्शन 48 का कंप्लायंस करना पड़ेगा। कंपनी शैल गिव इफेक्ट ऑफ सेक्शन 48। और ट्रिब्यूनल डिसेंटिंग मेंबर के लिए, जो ऐसे मेंबर जो उस स्कीम से एग्री नहीं थे, उनके लिए एग्जिट ऑफर अपॉर्चुनिटी का प्रोविजन कर सकती। मतलब अगर वो कंपनी में के शेयर नहीं लेना चाहते हैं, कंपनी में कंटिन्यू नहीं रहना चाहते हैं, तो उनके शेयर परचेज कर लिए जाएंगे प्रमोटर के द्वारा, उनको पैसा दे दिया जाएगा। लॉजिकली भाई मैं अगर उस कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की स्कीम से एग्री नहीं हूं और मैं डिसएग्री हूं, तो ट्रिब्यूनल मेरे बारे में प्रोविजन बनाएगी मेरे इंटरेस्ट को देखते हुए कि भाई अगर मैं एग्री नहीं हूं तो मैं हट जाऊं उस कंपनी से ही। इसके लिए मुझे कंपनी के शेयर की जो फेयर वैल्यू होगी उसका पेमेंट मुझे मिल जाएगा, मेरे शेयर खरीद लिए जाएंगे प्रमोटर के द्वारा। और अगर कोई कंपनी की प्रोसीडिंग पेंडिंग चल रही थी BIFR के पास, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ये एक अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कि सिक कंपनियों को रिवाइवल करती है। उनको जो सिक कंपनी जो लॉस मेकिंग कंपनी हो गई उनको हेल्प करती है रिवाइव करने के लिए। तो अगर उनके पास प्रोसीडिंग पेंडिंग थी तो वो प्रोसीडिंग अबेट हो जाएगी, क्योंकि अब तो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हो गया है, अब तो कंपनी खुद इंटरनली रिवाइवल हो चुकी है, तो अब उसके पास जो प्रोसीडिंग थी वो अबेट हो जाएगी। एंड अगर उस कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में रिडक्शन ऑफ कैपिटल इन्वॉल्व है, कैपिटल रिडक्शन इन्वॉल्व है, तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर में स्पेसिफाई कर देगी कंपनी को अलग से रिडक्शन के प्रोविजन कंप्लाई नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन अगर उस कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में बाईबैक ऑफ शेयर इन्वॉल्व है, बाईबैक किया जा रहा है, तो कंपनी को सबसे पहले 68 की कंडीशन कंप्लाई करनी पड़ेगी, बाईबैक की कंडीशन, उसके बाद ही ट्रिब्यूनल उस कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट को अप्रूव करेगी। प्लस स्कीम अप्रूव करने से पहले ऑडिटर ऑफ कंपनी, जो ऑडिटर है स्टैट्यूटरी ऑडिटर, वो कंपनी का जो ऑडिटर है वो सर्टिफिकेट देगा ट्रिब्यूनल को कि इस कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में जो प्रपोज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया इन्वॉल्व है वो आर इन कन्फर्मिटी है विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाई अंडर सेक्शन 133। मतलब कि उस कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की वजह से जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा वो इन कन्फर्मिटी है विथ इन अकॉर्डेंस विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो एएस नोटिफाई है उसके कंसिस्टेंट है, ये बताया जाएगा। ये सर्टिफिकेट में ट्रिब्यूनल को दिया जाएगा, तभी ट्रिब्यूनल उस स्कीम को अप्रूव करेगी। दैट्स ए सेक्शन 230। 232 में 231 पावर ऑफ ट्रिब्यूनल दिया गया है कि ट्रिब्यूनल एक बार स्कीम अगर अप्रूव कर दी तो उसके बाद भी ट्रिब्यूनल को पावर रहेगा कि ट्रिब्यूनल स्कीम को इंप्लीमेंट, सक्सेसफुल इंप्लीमेंट करने के पर्पज के लिए ट्रिब्यूनल सुपरविजन कर सकती है कि वो स्कीम इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं। लाइक एक स्कीम बनी थी, एग्जांपल कंपनी का क्रेडिटर के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ था और एग्रीमेंट हो गया, अप्रूव हो गई स्कीम कि कंपनी 70% जो ड्यू है वो 2 महीने के अंदर पे कर देगी, और जो 30% ड्यू है क्रेडिटर का उसके बदले में प्रेफरेंस शेयर इशू कर देगी उनको 10% वाले डिविडेंड वाले। ये स्कीम अप्रूव हो गई। अब ट्रिब्यूनल देखेगी कि ये स्कीम इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं, सुपरविजन करते रहना, क्या कंपनी क्रेडिटर का पेमेंट स्टार्ट करना चालू की है कि नहीं। डायरेक्शन देना, ट्रिब्यूनल उस स्कीम में कंपनी को डायरेक्शन दे सकती है नेसेसरी
फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। ट्रिब्यूनल उस स्कीम में नेसेसरी मॉडिफिकेशन कर सकती है। लाइक ओरिजिनल स्कीम में टर्म्स लिखा था 2 महीने के अंदर पेमेंट, ट्रिब्यूनल इसको चेंज कर सकती है, लाइक 3 महीना कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है, मॉडिफिकेशन। और अगर ट्रिब्यूनल को लग रहा है कि वो स्कीम सेटिस्फैक्ट्री वर्क नहीं कर पाएगी, मतलब कंपनी पेमेंट नहीं कर पाएगी, ट्रिब्यूनल को लग रहा है, वेदर विथ और विदाउट मॉडिफिकेशन, चाहे मॉडिफिकेशन किया जाए या ना किया जाए स्कीम में, तो ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर सकती है कंपनी का ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड। सेक्शन 232 अमालगमेशन मर्जर डी मर्जर, अगर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हो रहा है फॉर द पर्पज ऑफ अमालगमेशन मर्जर डी मर्जर के लिए, तो ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन में जब हम 230 में एप्लीकेशन देंगे तो ट्रिब्यूनल को हम शो करेंगे कि ये कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमालगमेशन मर्जर के लिए हो रहा है और एसेट लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी आर रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी कंपनी, ये हम फैक्ट डिस्क्लोज करेंगे। उसके बाद पूरी प्रोसीजर वही कंप्लाई करेंगे जो 230 में दी गई है। ट्रिब्यूनल अमालगमेशन का जब ऑर्डर सैंक्शन करेगी, अप्रूव करेगी, तो फॉलोइंग ऑर्डर में प्रोविजन इंक्लूड कर सकती है। ट्रांसफर ऑफ एसेट लायबिलिटीज के बारे में प्रोविजन, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स by the transferee company to the shareholder of transferor company, purchase consideration, allotment of shares, डिसेंटिंग पर्सन के बारे में प्रोविजन बनाना, ऐसे मेंबर ऐसे क्रेडिटर जो डिसएग्री थे उस अमालगमेशन मर्जर के लिए, उनके लिए प्रोविजन। ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉइज, जो ट्रांसफरर कंपनी के एम्प्लॉई हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे टू द ट्रांसफरी कंपनी में। लीगल प्रोसीडिंग जो चल रही थी ट्रांसफरर कंपनी के अगेंस्ट में वो कंटिन्यू चलेगी ट्रांसफरी कंपनी के अगेंस्ट में। अगर ट्रांसफरर कंपनी लिस्टेड थी और ट्रांसफरी कंपनी अनलिस्टेड है तो ट्रांसफरी अनलिस्टेड ही रहेगी, वो ऑटोमेटिकली लिस्टेड नहीं बनेगी अनलेस इट बिकम द लिस्टेड कंपनी। और ट्रिब्यूनल ऑर्डर में स्पेसिफाई करेगी ऑप्ट आउट की स्कीम। अगर कोई शेयर होल्डर ट्रांसफरर कंपनी का ट्रांसफरी कंपनी में कंटिन्यू नहीं शेयर होल्डर बनना चाहता है तो उसके शेयर को परचेज किया जाएगा, ट्रांसफरी कंपनी के प्रमोटर शेयर होल्डर लोग खरीदेंगे। ट्रांसफरर कंपनी ने अथॉराइज कैपिटल पर जितना फीस पे कर दिया था, ट्रांसफरी कंपनी जब अपनी कैपिटल रिवाइज करेगी मर्जर अमालगमेशन होने के बाद, कैपिटल इंक्रीज करेगी ट्रांसफरी कंपनी, तो उसको क्रेडिट मिल जाएगा उस फीस का जितना फीस ऑलरेडी किसने पे कर दिया है, ट्रांसफरर कंपनी ने। ये सभी ऑर्डर में प्रोविजन इंक्लूड होंगे ट्रिब्यूनल के ऑर्डर में। ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की कॉपी 30 दिन के अंदर फाइल करनी है। ऑडिटर का सर्टिफिकेट रहेगा तभी ट्रिब्यूनल अप्रूव करेगी कि जो प्रपोज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन्वॉल्व है इन सच अमालगमेशन मर्जर में वो आर इन कन्फर्मिटी है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और स्कीम कंपनी जब एक अपॉइंटेड डेट फिक्स करेगी जिस दिन वो स्कीम अमालगमेशन मर्जर इफेक्टिव होगा, क्योंकि भाइयों ट्रिब्यूनल का जैसे ही ऑर्डर आता है तुरंत अमालगमेशन थोड़ी इफेक्टिव होगा, टाइम लगेगा, क्योंकि सभी एसेट ट्रांसफर होगी, लायबिलिटी ट्रांसफर होगी, बहुत सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, तो तुरंत कंपनी का इंप्लीमेंट नहीं होगा अमालगमेशन। जैसे ही ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे देगी, अप्रूव कर देगी, तो अमालगमेशन तुरंत इफेक्टिव नहीं होता। तो कंपनी को एक फिक्स करना पड़ेगा अपॉइंटेड डेट, जिस दिन तक कंपनी को पूरा इंटीग्रेशन कर देना, मतलब दोनों कंपनी मर्ज हो जानी चाहिए। जब तक नहीं होता है ऐसा, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर आने के बाद जब तक इंप्लीमेंट नहीं होता, इंटीग्रेशन नहीं होता दोनों कंपनियों का, इंटीग्रेशन मर्ज नहीं हो जाती जब तक दोनों कंपनी एक्चुअल वे में, तब तक कंपनी को एक रिटर्न फाइल करना है आरओसी के पास, जिसको ऑडिटर सर्टिफाई करेगा 210 दिन के अंदर फ्रॉम एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर, जिसमें ऑडिटर सर्टिफाई करेगा कि जो इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, जो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट दैट मींस अमालगमेशन मर्जर की स्कीम में ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर दिया है उसके कंसिस्टेंट
इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इसके बारे में एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा ऑडिटर के द्वारा। दैट्स इज सेक्शन 232। 233 है फास्ट ट्रैक प्रोसीजर ऑफ अमालगमेशन मर्जर विदाउट गोइंग टू ट्रिब्यूनल। मतलब 233 ऑप्शन देता है कि कुछ कंपनियां अमालगमेट मर्जर हो सकती है बिना ट्रिब्यूनल के पास गए। वो है, लेकिन ये ऑप्शन है, कंपनी चाहे तो 232 ट्रिब्यूनल के पास भी जा सकती है और चाहे तो 233 इस सेक्शन का यूज करके अमालगमेशन मर्जर हो सकती है। ये सेक्शन अप्लीकेबल होता है अगर अमालगमेशन मर्जर हो रहा है बिटवीन 2 और मोर स्मॉल कंपनी के बीच में, या फिर होल्डिंग एंड 100% सब्सिडरी के बीच में अगर अमालगमेशन मर्जर हो रहा है तो कंपनी इस सेक्शन का यूज करके अमालगमेशन मर्जर हो सकती है। इसके लिए दोनों कंपनी, सपोज ए बी मिलकर सी बन रही है, तो दोनों कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक स्कीम अप्रूव करेंगे अमालगमेशन मर्जर की अपनी बोर्ड मीटिंग में, और उसकी कॉपी फाइल की जाएगी आरओसी को प्लस ऑफिशियल लिक्विडेटर को, और इनसे ऑब्जेक्शन इनवाइट किया जाएगा। ऑब्जेक्शन सजेशन 30 दिन के अंदर। आफ्टर रिसीविंग द ऑब्जेक्शन सजेशन जर्नल मीटिंग रखी जाएगी। 90% नंबर ऑफ शेयर एग्री होंगे मेंबर, और क्रेडिटर की मीटिंग रखी जाएगी। इसके बाद 90% वैल्यू ऑफ क्रेडिटर एग्री होंगे, और एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल किया जाएगा दोनों कंपनियां अपने आरओसी को कि हम लोग सॉल्वेंट है। इसके बाद जो ट्रांसफरी कंपनी है 7 दिन के अंदर, क्रेडिटर की मीटिंग के 7 दिन के अंदर फाइनल जो स्कीम अप्रूव हुई है मेंबर और क्रेडिटर के द्वारा, उसकी कॉपी फाइल करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, आरओसी को प्लस ऑफिशियल लिक्विडेटर को। आरओसी और ऑफिशियल लिक्विडेटर को राइट है कि वो अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते 30 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो आरओसी ऑफिशियल लिक्विडेटर को ये माना जाएगा कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ऑब्जेक्शन रिसीव होता है या नो ऑब्जेक्शन रिसीव, अगर ऑब्जेक्शन रिसीव हुआ और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि वो ऑब्जेक्शन नॉट सस्टेनेबल, रीजनेबल नहीं है, तो कंफर्म कर देगी, रजिस्टर कर देगी, उस स्कीम को अप्रूव कर देगी। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लगता है ऑब्जेक्शन रीजनेबल है, ये अमालगमेशन मर्जर नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट, नॉट इन क्रेडिटर इंटरेस्ट में नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन देगी एनसीएलटी को, रिक्वेस्टिंग द ट्रिब्यूनल टू कंसीडर द सच अमालगमेशन मर्जर अंडर सेक्शन 232, कि आप उस अमालगमेशन को 232 में कंसीडर करिए। और ट्रिब्यूनल फिर या तो कंपनी को बोलेगी कि आप 232 में अप्लाई करिए, हमारे पास आइए, या ट्रिब्यूनल इसी सेक्शन में अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है तो अप्रूव कर देगी अमालगमेशन को। और अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं मिला 30 दिन के अंदर आरओसी, यहां पर भी 2 केस, सेंट्रल गवर्नमेंट भी सेटिस्फाई हो जाती है तो अप्रूव कर देगी और वो अमालगमेशन अप्रूव हो जाएगा, और ट्रांसफरर कंपनी डिजॉल्व हो जाएगी। जो ट्रांसफरर कंपनी है ए और बी, ये दोनों ट्रांसफरर कंपनी थी ए और बी, ये खत्म हो जाएगी अब विदाउट वाइंडिंग अप। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को भले ही कोई ऑब्जेक्शन नहीं मिला, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन में लगता है कि वो अमालगमेशन नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल को रिक्वेस्ट करेगी टू कंसीडर द सच अमालगमेशन अंडर सेक्शन 232। दैट्स इज सेक्शन 233। 234 क्रॉस बॉर्डर मर्जर और अमालगमेशन। फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी के साथ मर्ज हो सकती है, और इंडियन कंपनी उन फॉरेन कंट्री की कंपनियों के साथ जो ऐसे जुरिडिक्शन में सिचुएटेड है जो कि एनेक्जर बी में नोटिफाई किए गए हैं। एनेक्जर बी, और एनेक्जर बी में दिया हुआ है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। एग्जाम्पल, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर इसने किसी कंट्री को बैन कर दिया है, रेस्ट्रिक्शन लगा दी है, तो उस कंट्री की कंपनियों के साथ इंडियन कंपनी का अमालगमेशन नहीं हो सकता है।
ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम करती है और टेररिज्म को रोकने का काम करती है। प्रोसीजर आरबीआई की प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन देना पड़ेगा, 230 से 232 की प्रोसीजर कंप्लाई करनी है, और जो वैल्यूशन किए जाएंगे शेयर्स के शैल बी डन बाय द मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। मतलब जो वैल्यूअर रहेगा वो उस कंट्री का वैल्यूअर होना चाहिए जहां पर ट्रांसफरी कंपनी का जुरिडिक्शन है, जहां पर ट्रांसफरी कंपनी सिचुएटेड है। एंड वैल्यूशन शुड बी डन एज पर द इंटरनेशनल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग एंड वैल्यूशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। और जो टर्म्स एंड कंडीशन होगी उस अमालगमेशन मर्जर की, उसमें स्पेसिफाई किया जाएगा कि जो ट्रांसफरी कंपनी है वो परचेज कंसीडरेशन कैसे पेमेंट करेगी, कैश में, डिपोजिटरी रिसिप्ट, या पार्टली इन कैश या पार्टली इन डिपोजिटरी रिसिप्ट। दैट्स इज सेक्शन 234। नेक्स्ट 235 टेक ओवर बिड। अगर एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के 100% शेयर एक्वायर करना चाहती है विदाउट गोइंग टू ट्रिब्यूनल, कंट्रोल एक्सरसाइज करना चाहती है, तो वो 235 का यूज करके कर सकती है। इसमें सबसे पहले ट्रांसफरी कंपनी एक स्कीम या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑफर ट्रांसफर कंपनी के बोर्ड को देगी कि भैया हम आपके कंपनी के शेयर होल्डर से शेयर खरीदना चाहते हैं। ट्रांसफर कंपनी, उसके बाद ट्रांसफर कंपनी के बोर्ड अपने शेयर होल्डर को वो ऑफर के बारे में नॉलेज देंगे बाय इशूइंग ए सर्कुलर। अगर विद इन 4 मंथ के अंदर 90% वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर एग्री हो जाते हैं, 90% वैल्यू, तो अब 2 महीने के अंदर, 4 महीने खत्म होने के 2 महीने के अंदर ट्रांसफरी कंपनी डिसेंटिंग मेंबर जो अपने शेयर बेचने को रेडी नहीं है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 10% वैल्यू, इनको नोटिस देगी कि भैया हम आपके शेयर एक्वायर करना चाहते हैं ऑन सेम टर्म्स एंड कंडीशन में जो हम 90% शेयर होल्डर से एक्वायर कर रहे हैं। डिसेंटिंग मेंबर को राइट है कि वो ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन दे सकते हैं विद इन 1 मंथ के अंदर, जिस दिन उनको नोटिस मिला, ऑफर मिला ट्रांसफरी कंपनी से, उसके 1 महीने के अंदर। अगर डिसेंटिंग मेंबर ने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, या एप्लीकेशन दिया और ट्रिब्यूनल ने रिजेक्ट कर दिया, तो अब ट्रांसफरी कंपनी इंटाइटल एंड बाउंड जबरदस्ती शेयर खरीद लेगी। अब डिसेंटिंग मेंबर के शेयर इंटाइटल एंड बाउंड टू एक्वायर, डिसेंटिंग मेंबर के शेयर बाउंड रहेगी एक्वायर करने के लिए, इंटाइटल रहेगी। और इस कैसे एक्वायर करेगी, ट्रांसफरी कंपनी एग्जीक्यूट करेगी ट्रांसफर डीड SS4 में, जिसमें साइन किया जाएगा ट्रांसफरर के बिहाफ में, मतलब डिसेंटिंग शेयर होल्डर के बिहाफ में साइन किया जाएगा एनी अथोराइज पर्सन ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, और ट्रांसफरी कंपनी के बिहाफ में साइन किया जाएगा अथोराइज पर्सन ऑफ ट्रांसफरी, प्लस कॉपी ऑफ नोटिस ऑफ डिसेंटिंग मेंबर, जो ये नोटिस भेजे थे ट्रांसफरी कंपनी ने डिसेंटिंग, उसकी कॉपी भी भेजेंगे, एंड प्लस कंसीडरेशन, जितना पैसा देना है 10% लोगों को डिसेंटिंग, ये तीनों चीजें ट्रांसफर कंपनी को भेज दिया जाएगा। ट्रांसफर कंपनी अब डिसेंटिंग मेंबर का नाम अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर से हटा देगी और ट्रांसफरी कंपनी का नाम रिकॉर्ड कर लेगी अपने रजिस्टर में, और ये फैक्ट डिसेंटिंग मेंबर को ट्रांसफरर कंपनी 1 महीने के अंदर बता देगी। और जो पैसा आया था कंसीडरेशन, ट्रांसफरर कंपनी उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखेगी और वो पैसा 60 डेज के अंदर पेमेंट कर दिया जाएगा टू द डिसेंटिंग शेयर होल्डर। दैट्स इज सेक्शन 235। अब हमारे पास 100% शेयर एक्वायर हो चुके हैं। 236 परचेज ऑफ शेयर होल्डर ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जबरदस्ती शेयर एक्वायर कर लेना। अगर आपके पास या मेरे पास, मिस्टर एक्स के पास अगर, या एक्स लिमिटेड के पास, या किसी भी पर्सन के पास अगर किसी कंपनी के 90% शेयर ऑलरेडी होल्ड हो गए हैं, एक्वायर हो चुके हैं,
तो अब ये कंपलसरी है, कंपनी को नोटिस देगी कि हम रिमेनिंग शेयर जो 10% है वो एक्वायर करना चाहते हैं। रिमेनिंग शेयर होल्डर मतलब माइनॉरिटी शेयर होल्डर। तो जो मेजोरिटी शेयर होल्डर है, ये मेजोरिटी है एक्स, किसके मेजोरिटी? कंपनी के, क्योंकि इनके पास 90% शेयर है। इन्होंने अब कंपनी को बोला कि भाई हम रिमेनिंग शेयर आपके एक्वायर करना चाहते हैं। रिमेनिंग शेयर आपके जो भी शेयर होल्डर से होंगे, माइनॉरिटी शेयर होल्डर के पास 10% शेयर है, इनसे शेयर एक्वायर करना चाहते हैं। इन्होंने नोटिस दे दी। माइनॉरिटी भी चलाकर बोल सकते हैं मेजोरिटी को कि हम अपने शेयर बेचना चाहते हैं। माइनॉरिटी में ऑफर टू सेल द शेयर ऑफ, माइनॉरिटी के शेयर खुद माइनॉरिटी वाले अपने शेयर बेचने को माइनॉरिटी को ऑफर दे सकते हैं। ठीक, अब मेजोरिटी वाले क्या करेंगे? जितना पैसा 10% इसकी वैल्यूशन निकाली जाएगी रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा शेयर की, जो शेयर हम एक्वायर करेंगे 10%, और उतना पैसा वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा कर देगी। कौन? मेजोरिटी वाले। वो 5 लाख रुपए जमा कर दिया गया सेपरेट बैंक में। और ये बैंक ऑपरेट कौन करेगा? कंपनी, जिसके शेयर एक्वायर हो रहे हैं। और ये कंपनी क्या करेगी? जैसे जैसे माइनॉरिटी वाले शेयर देते जाएंगे कंपनी को, ये कंपनी वहां से पैसा माइनॉरिटी वालों को सेल प्रोसीड देते जाएगी और शेयर सर्टिफिकेट ले लेगी। और ये शेयर सर्टिफिकेट फिर किसको दे देगी? मेजोरिटी वाले को। मतलब ये एक एज ए ट्रांसफर एजेंट के रूप में काम करेगी कंपनी, कि जो पैसा ट्रांसफरी कंपनी से मिला वो पैसा किसको पेमेंट करेगी? टू द माइनॉरिटी शेयर होल्डर, और उनसे शेयर लेकर शेयर डिलीवर कर देगी टू द मेजोरिटी शेयर होल्डर। और ये बैंक अकाउंट 1 साल के लिए ऑपरेट किया जाएगा। और पेमेंट 60, जैसे जैसे माइनॉरिटी शेयर होल्डर आते जाएंगे 60 दिन के अंदर उनको पेमेंट करते जाएंगे। जैसे उन लोग शेयर बेचेंगे 60 दिन के अंदर हम पेमेंट कर देंगे। और अगर 60 दिन के अंदर नहीं कर पाए, कोई भी रीजन लाइक चेक अनडिलीवर हो गया या चेक किसी भी रीजन की वजह से क्लेम नहीं हो पाया, तो 1 साल के अंदर भी पेमेंट किया जा सकता है। ठीक। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्स लिमिटेड के या एक्स के पास 90% शेयर है, बाकी 10% शेयर जो है माइनॉरिटी वालों के पास है। लाइक 5 लाख के शेयर, 5 लाख नंबर ऑफ शेयर माइनॉरिटी के पास है, इक्विवेलेंट टू 10%। अब इसमें से 75% और मोर शेयर किसी एक या 2 बंदे के पास है, लाइक ए और बी के पास मिलाकर 4 लाख के शेयर हैं। नंबर ऑफ शेयर 4 लाख, आउट ऑफ 5 लाख 4 लाख है। यानी कि माइनॉरिटी का मेजोरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, सोचिए टोटल माइनॉरिटी नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने थे? 5 लाख नंबर ऑफ शेयर माइनॉरिटी के पास थे। उसमें से मिस्टर ए बी के पास अकेले के पास 4 लाख के शेयर हैं, बाकी ना छोटे छोटे लोगों के पास 1 लाख के शेयर बचे हैं। तो जो ये मेजोरिटी 90% वाले हैं ना, ये नेगोशिएशन करते हैं इसके साथ कि भैया चल तू अगर ये शेयर नहीं बेच रहे इन लोग उस प्राइस पर, जो प्राइस रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने कैलकुलेट करके दी है 300 रुपए सपोज, तो हम नेगोशिएट करते हैं क्योंकि इनके पास ज़्यादा शेयर हैं, 4 लाख शेयर है। तो मेजोरिटी वालों ने एक नेगोशिएशन किया, प्राइवेट एग्रीमेंट, विदाउट डिस्क्लोजिंग सच एग्रीमेंट टू अदर पर्सन, इन दोनों के बीच में। किसके? मेजोरिटी जिनके पास 90% है, और ये भी एक मेजोरिटी है। किसका मेजोरिटी? माइनॉरिटी का मेजोरिटी। माइनॉरिटी में ये मेजर पर्सन है जिनके पास 75% और मोर है ऑफ मेजोरिटी माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग। माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग 5 लाख थी, उसका 75% शेयर किसके पास है? ए बी के पास। तो ये इनको बोला जाएगा मेजोरिटी शेयर होल्डर ऑफ द माइनॉरिटी। इनके साथ नेगोशिएशन होता है और मेजोरिटी वाले बोलते हैं ठीक है भैया हम तेरे से 400 रुपए में खरीद लेंगे हायर प्राइस में, बट ये फैक्ट किसी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। तो लॉ बोलता है भाई ऐसा नहीं करना है। आप अगर ठीक है हायर रेट में अगर आपने बेच दिया तो जो एक्स्ट्रा पैसा मिला है 100 रुपए पर शेयर, क्योंकि बाकी जो 1 लाख शेयर होल्डर है माइनॉरिटी, टोटल माइनॉरिटी कितने थे? 5 लाख, उसमें से 4 लाख ए बी के पास थे, अदर लोगों के पास कितने थे? 1 लाख। 1 लाख से कितने में खरीदा गया? 300 रुपए में, जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने वैल्यूशन करके दी। और इनसे हम कितने में खरीद रहे हैं? 400, यानी कि इनको मेजोरिटी वालों को 100 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है। जो 100 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, वो सेल बी शेयरिंग होगी इसकी बिटवीन ऑल मेन माइनॉरिटी के बीच में।
यानी कि उनको 100 रुपये एक्स्ट्रा मिला है पर शेयर। कितने शेयर पर? 4 लाख शेयर पर, यानी कि 4 करोड़ रुपए इनको मिला है एक्स्ट्रा पैसा। ये 4 करोड़ शेयर ऑल माइनॉरिटी के बीच में शेयर होगा। मतलब ऑल माइनॉरिटी कितने थे? 5 लाख, यानी 80 रुपये। 80 रुपये जो है ना, ये ए बी किसको पे करेंगे? अदर माइनॉरिटी, मतलब जो 1 लाख शेयर होल्डर हैं, 1 लाख जिनके पास शेयर हैं, अदर छोटे छोटे शेयर होल्डर, उनको 80 रुपये पे करेंगे। कौन? ए बी। तो जितना एक्स्ट्रा पैसा मिला है shall be share by the majority shareholder with the other minority shareholder on pro rata basis। समझ में आया आपको? ये प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर मेरे पास 90% शेयर है, मैं अब अदर माइनॉरिटी के शेयर खरीदूंगा। अदर माइनॉरिटी में भी कुछ ऐसे हैं जिनके पास मेजर शेयर होल्डिंग है 75% और मोर, और उनसे मैं प्राइवेट नेगोशिएशन कर लेता हूं कि मैं हायर प्राइस आपको पे कर दूंगा। उन लोग भी एग्री हो जाते हैं, उन लोग अपने शेयर बेच देते हैं हायर प्राइस में। तो जो एक्स्ट्रा पैसा मिला इनको, जो 75% वालों को, वो शेयर करेंगे विथ अदर माइनॉरिटी। जो 25% बचे हैं उनके साथ शेयरिंग ऑन प्रो राटा बेसिस। दैट्स ए सेक्शन 236। देखिए, इस सेक्शन में कमी यही है कि जो 10% उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। 235 में उनको प्रोटेक्शन था, डिसेंटिंग मेंबर ट्रिब्यूनल के पास जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर कोई ट्रिब्यूनल का रोल नहीं है। यहाँ पर कोई ट्रिब्यूनल का रोल नहीं है 236 में। उसके बाद 237, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो 2 या 2 से अधिक कंपनियों को अमालगमेट कर सकती है इन पब्लिक इंटरेस्ट में। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो 2 या 2 से अधिक कंपनियों को अमालगमेट कर सकती है पब्लिक इंटरेस्ट में। सेंट्रल गवर्नमेंट में अमालगमेट 2 और मोर कंपनी इन पब्लिक इंटरेस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर में प्रिस्क्राइब करेगी कि जो नई कंपनी होगी उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहेगा, वो प्राइवेट रहेगी, पब्लिक रहेगी, प्रॉपर्टी पावर, उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, क्या क्या उसके पावर रहेंगे, राइट क्या रहेंगे नई कंपनी के, ये सभी बताएगी। कंटिन्यूशन ऑफ पेंडिंग, जो लीगल सूट ट्रांसफरर कंपनी के अगेंस्ट में चल रहे थे वो कंटिन्यू चलेंगे। किसके अगेंस्ट में? ट्रांसफरी कंपनी के। और जितने भी मेंबर और क्रेडिटर थे ट्रांसफरर कंपनी के, उनका राइट और इंटरेस्ट नई कंपनी में, ट्रांसफरी कंपनी में रिड्यूस नहीं होना चाहिए। जो उनका राइट पहले था ट्रांसफरर कंपनी में, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर कम होता है तो उन्हें कंपेंसेशन मिलेगा, जो कि असेस करेगी प्रिस्क्राइब अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और पेड करेगी ट्रांसफरी कंपनी, पेमेंट करेगी कंपेंसेशन। उस कंपेंसेशन को पब्लिश किया जाएगा ऑफिशियल गजट में। और कोई भी पर्सन अगर उस कंपेंसेशन से सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपील फाइल कर सकता है ट्रिब्यूनल के पास विद इन 30 डेज, और फिर ट्रिब्यूनल कंपेंसेशन असेस करेगी जो फाइनल रहेगा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनल ऑर्डर कब पास करेगी अमालगमेशन का? जब कंपेंसेशन में कोई डिस्प्यूट नहीं है। इसका मतलब कोई अपील फाइल नहीं हुई है, 30 दिन खत्म हो गया है, या अपील फाइल हुई थी, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आ गया है, उसके बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनल ऑर्डर पास करेगी। और दूसरा, फाइनल ऑर्डर पास करने से पहले ड्राफ्ट ऑर्डर भेजेगी दोनों कंपनियों को। ए बी का अमालगमेशन हो रहा है, नई कंपनी सी बन रही है, तो ए बी को ड्राफ्ट ऑर्डर की कॉपी भेजा जाएगा। जो अमालगमेशन का ऑर्डर है उसकी ड्राफ्ट कॉपी भेजी जाएगी, और उनसे, इनके मेंबर और क्रिएटर से इनवाइट किया जाएगा सजेशन और ऑब्जेक्शन की। उनको कोई सजेशन या ऑब्जेक्शन है क्या इस अमालगमेशन की स्कीम में? और 2 महीने का कम से कम टाइम दिया जाएगा, एटलीस्ट 2 मंथ, कम से कम 2 महीने का टाइम दिया जाएगा इनवाइटिंग द सजेशन और ऑब्जेक्शन फ्रॉम द मेंबर और क्रिएटर ऑफ द बोथ कंपनी। एंड आफ्टर रिसीविंग सजेशन ऑब्जेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनल ऑर्डर पास करेगी। तो वही लिखी हुई है, बिफोर फाइनल ऑर्डर पास करने से पहले प्रपोज ड्राफ्ट ऑर्डर सेंड किया जाएगा और 2 महीने का टाइम दिया जाएगा उनके मेंबर और क्रिएटर को। और सेकेंड कंडीशन, टाइम लिमिट ऑफ अपील, जो कंपेंसेशन के अगेंस्ट में अपील का टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया या अपील फाइल हुई थी डिस्पोज ऑफ हो गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बाद जो सजेशन आएंगे उसमें ड्राफ्ट ऑर्डर में कुछ मॉडिफिकेशन कर सकती है, बट बाइंडिंग नहीं है कि वो हमेशा मॉडिफिकेशन करे। और कॉपी ऑफ ऑर्डर, फाइनली जो फाइनल ऑर्डर पास हुआ है उसकी कॉपी केवल पार्लियामेंट में रख दी जाएगी नॉलेज के लिए, कोई अप्रूवल नहीं लेना है, केवल नॉलेज के लिए। नेक्स्ट सेक्शन 238, ये 235 से कनेक्टेड है। जब 235 में
जब मैं दूसरी कंपनी के शेयर खरीदना चाहता हूँ, एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर, तो वहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऑफर देगी ट्रांसफरर कंपनी के कि हम आपके शेयर होल्डर से शेयर खरीदना चाहते हैं, और वो ऑफर प्राइस बता देगी। उसके बाद वहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो ट्रांसफरर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, उनका रोल यहाँ पर दिया गया है कि उन लोग एक सर्कुलर प्रिपेयर करेंगे, एड्रेस करेंगे अपने मेंबर को, और उसमें वो लोग अपनी रिकमेंडेशन देंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देखिए, एक्स लिमिटेड ने ऑफर दे दिया वाई लिमिटेड को कि हम आपके शेयर होल्डर से शेयर खरीदना चाहते हैं। वाई लिमिटेड अब अपने शेयर होल्डर के लिए सर्कुलर प्रिपेयर करेगी, उसमें ऑफर प्राइस बताया जाएगा कि किस प्राइस पर शेयर, और ये भी बताया जाएगा कि हम यहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने शेयर होल्डर को रिकमेंडेशन देंगे कि हमारी ओपिनियन में ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और ट्रांसफरी कंपनी भी जो खरीदने वाली है वो एक स्टेटमेंट देगी इस सर्कुलर में कि हमने नेसेसरी स्टेप लेने स्टार्ट कर दिए हैं, जिससे कि नेसेसरी कैश विल बी अवेलेबल, क्योंकि हमको आपसे शेयर खरीदने शेयर होल्डर से, तो शेयर होल्डर से शेयर खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत रहेगी, तो हमारे पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल रहेगा, इसके बारे में हम एश्योरेंस देंगे। कौन? ट्रांसफरी कंपनी। उसके बाद ये सर्कुलर मेंबर को इशू करने से पहले रजिस्टर्ड करवाना आरओसी के पास। आरओसी रिफ्यूज कर सकती है रजिस्ट्रेशन करने से अगर उस सर्कुलर में प्रेस्क्राइब इंफॉर्मेशन नहीं है, या इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो मिसलीड कर रही है। और अगर डायरेक्टर लोगों ने सर्कुलर बिना आरओसी के रजिस्ट्रेशन के इशू कर दिया तो उन पर 1 लाख रुपए की पेनल्टी अट्रैक्ट हो सकती है। 239 बहुत छोटा सा सेक्शन है। अगर जो कंपनी अमालगमेट हो गई है दूसरी कंपनी में, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट को के बारे में दिया गया कि उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट डिस्पोज सेंट्रल गवर्नमेंट जब परमिट करेगी तभी डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट करने से पहले मे अपॉइंट ए कॉम्पिटेंट पर्सन, एक कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो एग्जामिन करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट की अमालगमेटिंग कंपनी जिसका अमालगमेशन हुआ है दूसरी कंपनी के साथ, कि कहीं कोई कंपनी के प्रमोशन के समय जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, या ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ मैनेजमेंट जब कंपनी का ऑपरेशन चल रहा था, या ड्यूरिंग द अमालगमेशन के समय कोई ऑफेंस तो नहीं हुआ है, कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है, ये चेक करने के उसके बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट करेगी कंपनी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट। एंड 240 इज द लाइबिलिटीज ऑफ ऑफिसर। दैट मीन्स भले ही कंपनी ट्रांसफरर कंपनी मर्ज हो गई है दूसरी कंपनी में, लेकिन उनके ऑफिसर लोगों की लाइबिलिटी कंटिन्यू रहेगी। अगर वो ऑफेंस अमालगमेशन से पहले हुए हैं तो उन ऑफेंस के लिए वो कंटिन्यू लायबल रहेंगे। दैट्स इज सेक्शन 240। तो ये अपना पूरा टॉपिक रिवाइज हो गया है 230 से लेकर 240। लाइक करेगा वीडियो को, कमेंट करेगा और एडवाइस दीजिएगा। अगर कुछ सजेशन है आप लोग की तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेशन दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।